नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 16 अक्टूबर 2024 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज का कोट है बेंजामिन फ्रैंकलिन का, टेल मी एंड आई फॉरगेट, टीच मी एंड आई रिमेंबर, इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न। कोट का मतलब क्या है? अगर देखो कोई सिंपल आपको चीज़ें बता देना, ये करना है, आप खुद से करोगे भूल जाते हो। लेकिन आपको कोई पढ़ाएगा, कहानी सुना के समझाएगा इंटरेस्टिंग ढंग से, तो आपको याद रहेगा। लेकिन देखो जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, खुद से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आप असली ढंग से सीखते हो। प्रैक्टिस करने से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, आप एमसीक्यू सोल्व करोगे, तो आपको असली नॉलेज आती है सब्जेक्ट की, तो आप सीखते हो। तो ये कोट है, ये आप यूज कर सकते हो। आज देखो डिस्कशन की बात करें तो हम कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। ये नोबेल पीस प्राइज वाला डिस्कस कर लिया था, पारस सर ने ये डिस्कस कर लिया था। तो हम ना 4 इश्यूज आज डिस्कस करेंगे। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स वाला हमारा डिस्कस करना बाकी है, वो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। उसके बाद आज वर्ल्ड फूड डे है, तो ये दोनों आर्टिकल्स हम डिस्कस कर लेंगे। और चौथा आर्टिकल इंडिया कनाडा रिलेशंस से संबंधित हम डिस्कस करेंगे। आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इस बार का नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, अगर एग्जैक्टली बात करें, स्विरिजेस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस मिला है 3 इकोनॉमिस्ट को। सबसे पहले है डैरेन एसिमोग्लू, दूसरे नंबर पे है साइमन जॉनसन और तीसरे नंबर पे है जेम्स रॉबिन्सन। इन्होंने काम क्या किया है? देखो बहुत सालों से ना एक क्वेश्चन पूरे वर्ल्ड को सताता आया है, ऐसा क्यों कि कुछ देश अमीर हैं और कुछ देश गरीब हैं, और ऐसा क्यों कुछ देशों में तो देखो प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि आ जाती है, मतलब वहां पे तो दूध की नदियां बहती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सब बढ़िया, और किसी देश में इतनी खराब व्यवस्था, सड़कें टूटी फूटी, ऐसा क्यों होता है? तो अलग अलग एक्सपर्ट्स ने ना अलग अलग रीजंस दिए। कोई बोल रहा है क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्सिबल है, कोई बोलता है ज्योग्राफिकल लोकेशंस, कोई एक्सपर्ट देखो बायोलॉजी भी रीजन बता देता है। लेकिन देखो एक बात साफ है, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि हम कौन सा टाइम पीरियड चूज कर रहे हैं। जैसे इंडिया पहले काफी ज्यादा अमीर हुआ करता था। 1757 से पहले हमारे देश की जो जीडीपी थी ना, वो यूएस की जीडीपी से बड़ी थी। लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज इस्टेब्लिश किया, हमें गुलाम बनाया, हम गरीब होते चले गए। आज बहुत सारे ऐसे देश हैं जो गरीब हैं, पास्ट में गरीब नहीं थे, पास्ट में अमीर थे। आज बहुत सारे ऐसे देश हैं जो आज अमीर हैं लेकिन पास्ट में गरीब थे। लेकिन देखो एक चीज साफ है, आज जो सबसे अमीर 20% देश है ना, वो सबसे गरीब 20% देशों से ना 30 गुना ज्यादा अमीर हैं। तो दोनों के बीच में जो गैप है वो फिल क्यों नहीं हो रहा है? ये गैप जो है वो परसिस्टेंट है, लगातार चला आता आ रहा है। तो इसी का रीजन बताया इन 3 इकोनॉमिस्ट ने। इन 3 इकोनॉमिस्ट ने बोला हम बताएंगे असली रीजन क्यों कोई देश अमीर होता है और क्यों कोई देश गरीब होता है। ये बोलते हैं असली जो पावर है ना वो इंस्टीट्यूशंस में है। इंस्टीट्यूशंस मतलब वो रूल्स रेगुलेशंस, वो सिस्टम जो जनता के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, जनता के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे देखो पुलिस एक इंस्टीट्यूशन है, जुडिशरी एक इंस्टीट्यूशन है, ये लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं। सोशल इंस्टीट्यूशंस भी बहुत सारे होते हैं, जैसे मैरिज है, मैरिज एक इंस्टीट्यूशंस है। ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशन है ना, ये क्या कर रहे हैं? ये देखो जनता के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, जनता के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, और इन्हीं से डिसाइड होता है कि कोई देश गरीब होगा या अमीर होगा। इसके बाद ना ये 3 इकोनॉमिस्ट एग्जाम्पल देके समझाते हैं। ये बोलते हैं भैया इंस्टीट्यूशंस ना 2 तरह के होते हैं, पहला है इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन और दूसरा है एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन। इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन आप पहले देखिए, जहां पे देखो डेमोक्रेसी होती है, जहां पे देखो रूल ऑफ लॉ है, जहां पे देखो प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, तो वहां पे है इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन। दूसरी तरफ एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन मतलब जहां पे देखो डिक्टेटरशिप होती है, पता नहीं कब किसके प्रॉपर्टी राइट्स छीन लिए जाएं, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं होता,
जो डिक्टेटर बोल दिया जाता है उसी की बात को मान लिया जाता है, जुडिशरी बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो ये होते हैं एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस। मतलब समझ गए ना? इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस का आप एग्जांपल ले सकते हो यूएस में, इंडिया में, ये सारे जो देश हैं। और एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस का आप एग्जांपल ले सकते हो जैसे नॉर्थ कोरिया में किम जोंग ने जो कह दिया वही सच है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, वो पत्थर की लकीर है। तो ना ये तीन इकोनॉमिस्ट ना अब डिफरेंस देते हुए बताते हैं। जहां पे देखो इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, मतलब जहां पे डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, जहां पे राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, जुडिशरी स्ट्रोंग है, प्रॉपर्टी राइट्स छीने नहीं जाते हैं, अब इन जगहों पे ना इनोवेशन ज्यादा आती है। इन जगहों पे लोगों को पता है मेहनत करेंगे तो मेहनत का जो रिजल्ट है उससे वो हमसे कोई छीनेगा नहीं। जहां पे इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे इंडिया जैसे देश, यूएसए जैसे देश, वहां पे पता है कि जो कुछ अभी हम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल खेती में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी जमीन को अच्छा कर रहे हैं, सोइल को अच्छा कर रहे हैं, तो ये हमारे ही काम आएगा क्योंकि हमारी जमीन है, हमसे कोई छीनेगा नहीं। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे ज्यादा फोकस होता है जहां पे इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल यूएस से। वहां पे लोगों को पता है इनोवेशन कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट आएगा, हमसे कोई छीनेगा नहीं। लेकिन देखो जहां पे एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, जैसे आप नॉर्थ कोरिया के एग्जांपल लीजिए, वहां पे लोगों को पता ही नहीं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म तक प्रॉपर्टी हमारे पास रहेगी या नहीं रहेगी। वो बेचारे डर डर के जीते हैं, डर डर के जीते हैं कि जो मेहनत करेंगे रिजल्ट मिलेगा नहीं उसका, खामखा क्यों इतनी मेहनत करें, तो बस कल तक का जीवन अच्छे से चल जाए उतना बहुत है, बाकी इनोवेशन ये सब उसमें दिमाग क्यों खराब करना। तो इसलिए नॉर्थ कोरिया जैसे देशों में ना इनोवेशन कम आती है। वहां पे जनता को भरोसा नहीं है कि हम जो मेहनत करेंगे उस मेहनत का रिजल्ट मिलेगा, इसलिए उनका फोकस ना हमेशा शॉर्ट टर्म ग्रोथ पे होता है। तो इस प्रकार से देखो इन तीन इकोनॉमिस्ट ने ना अपनी थ्योरी दी कि जहां पे इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे ग्रोथ ज्यादा आएगी, वो देश ज्यादा प्रोस्पर करेंगे जैसे यूएस जैसे देश, और वो देश जहां पे देखो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉर्थ कोरिया जैसे देश, वहां पर ज्यादा समृद्धि नहीं आएंगी, वो देश गरीब रहेंगे। अब ना इनसे पूछा गया भाई सबूत दो, तुमने जो ये थ्योरी दी है इसका सबूत तो दो, एविडेंस तो दो। तो इन्होंने एविडेंस दिया, द कॉलोनियल ओरिजिन्स ऑफ कंपैरेटिव डेवलपमेंट एंड इंपीरिकल इन्वेस्टिगेशन। ये जो पेपर है ना 2001 में पब्लिश हुआ था। देखो यूरोप के कंट्रीज ने ना, जैसे यूके ने, फ्रांस ने, इन्होंने ना वर्ल्ड के अलग अलग रीजन्स में ना अलग अलग देशों को गुलाम बनाया, स्लेव बनाया, जैसे इंडिया को भी बनाया था, अपनी कॉलोनी बनाया। इनका मेन मकसद ये था लोकल पॉपुलेशन को एक्सप्लॉइट करना, उनसे रिसोर्सेज छीनना। लेकिन एक चीज आपने नोटिस की, इन यूरोपियन पावर्स ने ना अलग अलग रीजन्स में अपनी कॉलोनी तो बनाई, लेकिन ना सभी कॉलोनीज को सेम ढंग से रूल नहीं किया। जैसे इंडिया में इन्होंने ना एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस बनाए। इंडिया को ना ब्रिटेन वालों ने डंडे की नोक पर रूल किया, दबा के रखा, कोई राइट्स नहीं दिए गए थे भारतीयों को, इनसे उनकी आजादी छीन ली गई, कोई स्कोप ही नहीं था इनोवेशन वगैरह का। इस वजह से भारत, जो देखो मिड 18th सेंचुरी तक यूएसए की जीडीपी से बड़ा था भारत की जीडीपी, लेकिन धीरे धीरे गरीब होता गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने, ब्रिटेन वालों ने यहां पे एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस बनाए, इनोवेशन पूरी तरह से मर गई और लोगों को लगा कि मेहनत का फल नहीं मिलेगा, इस वजह से हम गरीब होते गए, गरीब होते गए। लेकिन आप दूसरा एग्जांपल देखिए, ब्रिटेन ने ना यूएस को भी अपनी कॉलोनी बनाया, और भी देशों को बनाया, मैं एग्जांपल यूएस को दे रहा हूं। वहां पे इन्होंने ना इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस बनाए, वहां पे इन्होंने यूएस के लोकल लोगों को शुरुआत में से दे दिया, आपका से है, आप अपनी सरकार चुन सकते हो। इसके अलावा वहां पे जनता को राइट्स दिए गए, उनको यकीन हो गया कि हम पैसे कमा रहे हैं, हमारे पैसे हमसे कोई छीनेगा नहीं, हमारी प्रॉपर्टी हमसे कोई छीनेगा नहीं। और फिर यूएस में ऐसे इंस्टीट्यूशंस बने, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस। तो जो तरक्की यूएस ने की, जो तरक्की यूएस ने की, कितने सालों से यूएस वर्ल्ड का सुपर पावर है। तो ये डिफरेंस आ गया। ब्रिटेन ने कॉलोनी तो इंडिया को भी बनाया था, यूएस को भी बनाया था, लेकिन इंडिया में उन्होंने रिलेटिवली एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस बनाए, इनोवेशन का कोई स्कोप नहीं था, इंडिया गरीब होता गया। यूएस को उन्होंने
वहां पे उन्होंने शुरुआत में इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस बनाए थे और इसलिए वहां पे लोगों को यकीन हो गया इनोवेशन आएगी और प्रॉपर्टी राइट्स को छीनेगा नहीं, तो लोग वहां पे मेहनत करते गए और वो देश समृद्ध होता गया। लेकिन एक क्वेश्चन अभी आपके मन में आना चाहिए कि ये ब्रिटेन ने कैसे डिसाइड किया, मतलब कॉलोनियल जो पावर्स थी उन्होंने कैसे डिसाइड किया कि इस देश में, फॉर एग्जांपल इंडिया में तो हम इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन नहीं स्टैब्लिश करेंगे, एक्सट्रैक्टिव करेंगे, और यूएस जैसे देश में हम इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करेंगे। ये इन्होंने डिसाइड कैसे किया? तो इसका भी आंसर राइटर देते हैं। राइटर बोलते हैं इसका एकमात्र आंसर है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी मतलब जब देखो ब्रिटेन जैसी कॉलोनियल पावर्स को यह लगता था ना कि इस देश में हम फ्यूचर में सेटल डाउन हो सकते हैं, इस देश में हम फ्यूचर में सेटल डाउन हो सकते हैं, यहां पे मरने के चांस बहुत कम है, यहां पे डिजीज भी बहुत कम है, सेटल डाउन होने के लिए अच्छी जगह है, तो ऐसी जगहों पे इन्होंने ना इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन से इस्टेब्लिश किए। जैसे यूएस में इन्हें लगता था कि हम यहाँ पे सरवाइव कर जाएंगे, फ्यूचर में यहाँ सेटल डाउन हो सकते हैं और यहाँ पे डिजीज भी काफ़ी कम है, यहाँ पे हमें कोई मारने वाला नहीं है, तो ये अच्छी जगह है सेटल डाउन होने के लिए, मरने के कम चांस है यहाँ पे हमारे, तो यहाँ पे हम बनाते हैं इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस जैसे यूएस में। जबकि दूसरी तरफ इंडिया जैसे देशों में उन्हें यूं लगता था कि यहाँ की पॉपुलेशन को काफ़ी ज़्यादा है, ये लोग हमें मार देंगे, यहाँ पे मलेरिया जैसे डिजीज काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे तो हमारे मरने के चांस बहुत ज़्यादा है, तो इस देश को तो जल्दी से लूटो और निकलो यहाँ से। तो फिर ये जब सिचुएशन थी ना, तब इन्होंने यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में इस्टेब्लिश किए एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस, मतलब जितने समय तक हम यहां पे हैं तब तक इनको दबा के रखो और लूटो निकलो। समझ गए? तो ये जो पॉइंट है ना मोर्टेलिटी का, कहां पे इन कॉलोनियल पावर्स के लोगों के मरने के चांस ज्यादा थे, वहां पे इन्होंने एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए, और कहां पे इनके फ्यूचर में सेटल डाउन होने के चांस थे, मरने के चांस कम थे, वहां पे इन्होंने इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए। पॉइंट समझ में आ गया? लेकिन अब रुको, अब मेरा एक आपसे क्वेश्चन है। चाइना और इंडिया अपवाद हैं इस थ्योरी के। अपवाद कैसे हैं भैया? चाइना में कहां जनता के पास राइट्स हैं? चाइना में तो जनता के पास में राइट्स है ही नहीं, वहां पे अभी भी एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं, रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया जाता, जुडिशरी कमजोर है, कम्युनिस्ट पार्टी का राज है, तो चाइना इतना ग्रो कैसे कर गया? थ्योरी फेल। यही सेम बात अरविंद पानागडिया ने 2013 के अपने एक आर्टिकल में उठाई थी। उन्होंने बोला था ये जो थ्योरी है इन इकोनॉमिस्ट की फिट नहीं बैठ रही है, ना तो इंडिया पे ना चाइना पे। 2013 तक अरविंद पानागडिया का यह कहना था कि इवन इंडिया ने भी उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं रजिस्टर करी है। तो अरविंद पानागडिया ने पॉइंट ये दिया था, अगर आपकी थ्योरी भैया सही है ना, तो इसके अनुसार चाइना की जो ग्रोथ है ना, वो तो सिर्फ एक क्षणिक है, थोड़ा बहुत एकदम से ग्रो कर गया चाइना, बट आपकी थ्योरी सही है तो लॉन्ग टर्म में चाइना इतना ग्रो नहीं कर सकेगा, क्योंकि वहां पे जनता के पास राइट्स नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। जबकि इंडिया के लिए फिर उस समय पानागडिया ने यह बोला था कि अगर आपकी थ्योरी सही है ना, तो इंडिया अब धीरे धीरे कैचअप करेगा, क्योंकि इंडिया में इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिया में अब आजादी के बाद में डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, जुडिशरी मजबूत है, तो इंडिया में अब धीरे धीरे इनोवेशन ज्यादा आ रही है, इंडिया अब धीरे धीरे कैचअप करेगा और चाइना को पीछे छोड़ देगा, अगर आपकी थ्योरी सही है तो ये पूरा हमने इशू डिस्कस किया डिटेल से। अब चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल एग्रीकल्चर से संबंधित है, काफी अच्छा आर्टिकल है। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो एक बात बताओ, हम हमारे देश में एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को मेजर करते हैं तो कौन सा पैरामीटर यूज करते हैं? हमेशा यील्ड मेजर करते हैं ना। दूसरे देशों से कंपेयर भी किया जाता है हमारे एग्रीकल्चर को, हम बोलते हैं यूएस चाइना देशों के कंपैरिजन में हमारे देश में पर हेक्टेयर जो यील्ड है, पर हेक्टेयर जो पैदावार है फसलों की, वो बहुत कम है। यील्ड समझ गए ना, 1 हेक्टेयर में कितने किलोग्राम फसल प्रोड्यूस हो रही है, इससे ही हम मेजर करते हैं कि एग्रीकल्चर की सिचुएशन कैसी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव है या नहीं है। और देखो पहले तो ये जरूरी भी था, देश आजाद हुआ था तो उस समय पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ रही थी, उनका पेट भरना था, क्योंकि लोग भुखमरी का शिकार हो सकते थे, ये खतरा था।
और एग्रीकल्चर में जिन रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है ना, उसमें लैंड सबसे ज़्यादा स्केर्स था, सबसे ज़्यादा कमी लैंड की ही थी। तो यही सोचा गया कि 1 हेक्टेयर में कितना प्रोड्यूस पैदा हो रहा है, यानी यील्ड, इसी से हम मेजर करेंगे कि एग्रीकल्चर सिचुएशन कैसी है, एग्रीकल्चर कितना प्रोडक्टिव है। बट राइटर कहते हैं आज सिचुएशन चेंज हो चुकी है। आज देखो बाकी इनपुट्स जो है ना, उनकी भी कमी होती जा रही है, बाकी इनपुट्स भी कम होते जा रहे हैं। जैसे पानी की कमी है आज के समय में, जितना लैंड कम है उतना पानी भी कम होता जा रहा है। प्लांट न्यूट्रिशन की कमी होती जा रही है, लेबर की कमी होती जा रही है। हालांकि ये लेबर का पॉइंट थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, बट देखो हम तो ये चाहेंगे ना कि अच्छी एम्प्लॉयमेंट लोगों की लगनी चाहिए और एग्रीकल्चर में मजदूर के तौर पे ज़्यादा लोग काम करें। ये ना तो उन लोगों के लिए अच्छा है ना देश के लिए अच्छा है। इसीलिए तो हम एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन यानी मशीनों के यूज़ की वकालत ज़्यादा करते हैं। तो मतलब पॉइंट समझ गए ना, सिर्फ यील्ड ना देखा जाए, दूसरे जो पैरामीटर्स हैं वो भी देखे जाएं, ये पता लगाने के लिए कि एग्रीकल्चर कितना प्रोडक्टिव है, एग्रीकल्चर कितना सही ढंग से काम कर रहा है। अब इसके बाद ना अच्छे अच्छे पॉइंट्स राइटर देते हैं। जैसे ना राइटर सबसे पहले ये बोलते हैं न्यूट्रिशनल प्रोफाइल देखी जाए यील्ड के अलावा, कि पर हेक्टेयर कितना न्यूट्रिशन है फसलों में। अब हो क्या रहा है, पिछले कुछ सालों में हमने ये पाया है राइस और वीट में जिंक और आयरन की जो मात्रा है ना वो कम होती जा रही है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बोलूं, हमारे जो दादा और दादी के समय में जो राइस और वीट पैदा होता था ना, उनमें आयरन और जिंक की मात्रा ज़्यादा हुआ करती थी। बट आज जो राइस और वीट पैदा होता है ना, उनमें जिंक और आयरन की मात्रा कम है, ये नुकसान हो रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, राइटर देखो ये बोलते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ना हम ये चाहते हैं कि फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमाएं। अगर देखो यील्ड ज़्यादा होगी तभी तो फार्मर्स ज़्यादा इनकम कमाएंगे ना। बात तो सही है, लेकिन नहीं, बात गलत है। और राइटर एक्सप्लेन करते हैं कैसे ये बात गलत है। सिर्फ यील्ड देखने से किसानों को फायदा नहीं होता। क्यों? अब एक एग्जांपल है, किसान ना फसल उगाते समय फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। अब पहले देखो, मान लीजिए 100 किलोग्राम फसल उगाने के लिए 1 किलोग्राम फर्टिलाइजर चाहिए था 1970s में, बट आज 100 किलोग्राम फसल उगाने के लिए 5 किलोग्राम फर्टिलाइजर चाहिए। तो मतलब फर्टिलाइजर का जो इस्तेमाल है काफी ज्यादा बढ़ गया है उतनी ही यील्ड इंश्योर करने के लिए। तो फर्टिलाइजर महंगा आता है तो किसानों को कहां मुनाफा हुआ, समझ गए? तो ये तो नुकसान हो गया। फर्टिलाइजर का जो इस्तेमाल है उतनी ही फसल की पैदावार इंश्योर करने के लिए फर्टिलाइजर का इस्तेमाल 80% बढ़ गया है। इसके बाद राइटर पॉइंट देते हैं, हम देखो सिर्फ यील्ड देखते हैं एग्रीकल्चर में, ना तो हम क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं यानी बदल बदल के फसलें उगा रहे हैं, ना ही हम इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं, मतलब जो फसल हमने उगाई है उसके साथ साथ पेड़ उगा दिए या फिर उसके साथ साथ सब्जियां उगा दी, हम ये सब भी नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ना बहुत सारी, जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद अभी तक ना राइस की 1,04,000 जो वेराइटीज है ना वो गायब हो गई हैं, लुप्त हो गई हैं। क्योंकि हम एक ही राइस की वैरायटी बार बार उगाते हैं, तो बाकी जो वैरायटीज हैं वो लुप्त हो गई हैं। अब देखो एक एग्जांपल देता हूं, इसका नुकसान क्या है। बाकी वैरायटीज लुप्त हो गई है ना, अब कल को क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपको पता है वेदर चेंज हो रहा है, वेदर काफी इरेगुलर हो गया है। तो अगर कुछ गड़बड़ हुई क्लाइमेट चेंज के कारण, तो देखो अगर इतनी सारी वैरायटीज होती तो एग्रीकल्चर रिजिलियंट होता, एग्रीकल्चर पे कम असर होता। लेकिन अभी कुछ ही वैरायटीज को हम बार बार उगा रहे हैं तो क्लाइमेट चेंज के कारण नुकसान ज्यादा होगा, समझे? ज्यादा वैरायटीज मतलब ज्यादा रिजिलियंस क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट, बट वैरायटीज तो लॉस्ट हो रही हैं, खो रही हैं। क्योंकि हम किस पे फोकस कर रहे हैं, सिर्फ यील्ड पे फोकस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब जैसे देखो मिलेट्स हैं, आजादी से लेके अभी तक ना मिलेट का जो एरिया है ना 10 मिलियन हेक्टेयर खत्म हो गया है, कम हो गया है। क्यों? क्योंकि बस ये राइस वीट इन पे फोकस किया जाता है, क्योंकि इनसे ज्यादा यील्ड होती है, मिलेट से कम यील्ड होती है, इसलिए किसान मिलेट उगा नहीं रहे हैं। लेकिन देखो मिलेट का एरिया कम हो गया है, ये चीज हमारी थाली में भी रिफ्लेक्ट होती है।
थाली में रिफ्लेक्ट होती है। थाली में मिलेट्स अब हम कम कंज्यूम कर रहे हैं, तो बॉडी में भी कमी हो रही है किसकी? आवश्यक न्यूट्रिएंट्स की। अब देखो एक चीज आपको बताता हूं, यील्ड हमने हमारे देश में इंक्रीज कर दी, फूड ग्रेन्स के मामले में हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, बट फिर भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा स्थान कितना है? 105वां। क्यों? क्योंकि हिडन हंगर है। 35% बच्चे हमारे देश में ऐसे हैं जो स्टंटिंग के शिकार हैं, एज के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ पाई है। 2/3 बच्चे हमारे देश में ऐसे हैं 5 साल से कम वाले जो एनीमिया का शिकार हैं, खून की कमी है, आयरन की कमी है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सिर्फ यील्ड पे फोकस कर रहे हैं, बाकी चीजों पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो कुछ सजेशंस राइटर अपनी तरफ से देते हैं। सबसे पहले राइटर ये पॉइंट देते हैं कि भैया अगर हमें ये देखना है ना कि एग्रीकल्चर कितना अच्छा चल रहा है, तो सिर्फ इससे संबंधित पॉलिसी ना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ना बनाए। सारी मिनिस्ट्रीज जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, सब मिलके एग्रीकल्चर की आउटकम को देखने के लिए पॉलिसी बनाए। क्योंकि अगर ऐसा एग्रीकल्चर जिसमें पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया, वो एग्रीकल्चर किस काम का? फ्यूचर वाली जनरेशन को पानी नहीं मिलेगा। तो ये सारी जो मिनिस्ट्रीज है ना मिलकर डिसाइड करें कि एग्रीकल्चर की आउटकम कितनी अच्छी है, कितनी खराब है। फिर दूसरा सजेशन राइटर ये देते हैं, पर हेक्टेयर न्यूट्रिशन कितना है फसलों में ये भी देखा जाए, सिर्फ यील्ड देखने के बजाय। तीसरा पॉइंट, और बहुत सारी चीजें देखी जाएं, जैसे सोइल की हेल्थ कैसी है, वाटर कितना अच्छे से यूज हो रहा है फसल उगाने में, फार्म की जो बायोडाइवर्सिटी है वो मेंटेन्ड है या फिर नहीं है, ये सब चीजें भी देखी जाएं। कुछ एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जैसे AI पावर्ड सागू बागू, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, तेलंगाना के खामन डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। ये प्रोजेक्ट फोकस कर रहा है कि पानी को अच्छे से इस्तेमाल किया जाए, फसलों को उगाने में फार्म डाइवर्सिटी को मजबूत किया जाए, और इससे संबंधित रियल टाइम जो डेटा है फार्मर्स के साथ शेयर किया जाता है और उनको रिकमेंडेशंस दी जाती हैं कि आप कैसे इरिगेशन बेस्ट ढंग से कर सकते हो, क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आपको कौन सी उगानी चाहिए। तो ये इनिशिएटिव का नाम है सागू बागू, अच्छा इनिशिएटिव है। फिर चौथा सजेशन राइटर ये देते हैं, क्रॉप डाइवर्सिटी देखो सिर्फ फार्म लेवल पे ना देखी जाए कि हाँ भाई एक किसान इंटरक्रॉपिंग कर रहा है, एक किसान क्रॉप रोटेशन कर रहा है, बल्कि पूरे लैंडस्केप के लेवल पे किया जाए, बड़े एरिया में देखा जाए। जैसे कुछ किसान अगर वीट उगा रहे हैं तो कुछ दूसरे किसान पशुपालन कर रहे हैं, कुछ ने सब्जियां उगाई हैं, मतलब लैंडस्केप में भी डाइवर्सिटी होनी चाहिए, किसान क्या उगा रहे हैं। अगर सिर्फ एक ही क्रॉप डोमिनेट करेगी तो फिर तो देखो वो जो फसल है ज़्यादा प्राइस शॉक को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, ज़्यादा डिजीज के अगेंस्ट रिजिलियंस नहीं पैदा कर पाएगी, समझ गए। तो लास्ट में कंक्लूजन में भी यही बोला जाता है कि एक सिंगल इंडिकेटर एग्रीकल्चर आउटकम को जस्टिफाई नहीं कर सकता। हम एग्रीकल्चर से ना बहुत सारे चीज़ों को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एग्रीकल्चर से हम ये इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कंज्यूमर्स को सस्ती कमोडिटीज़ मिले, फार्मर्स को मैक्सिमम इनकम मिले, कंज्यूमर्स जो खाना खाएं उसमें न्यूट्रिशन होना चाहिए। ये सब हम एग्रीकल्चर से हासिल करना चाहते हैं। तो ये सब हासिल करने के लिए हम एग्रीकल्चर की आउटकम को ना इन्हीं टर्म्स में देखें, ना कि सिर्फ यील्ड की टर्म में। हमें लोगों को नरिश भी करना है, लाइवलीहुड भी बचानी है, प्लेनेट को बचाना है आने वाली जनरेशंस के लिए। तो इसलिए एग्रीकल्चर आउटकम के पैरामीटर चेंज होने चाहिए। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, फूड एक्सेस से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आज देखो 16 अक्टूबर है, आज वर्ल्ड फूड डे है, और इस बार की थीम है राइट टू फूड फॉर ए बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर। मतलब खाने का अधिकार अच्छी लाइफ के लिए और अच्छे फ्यूचर के लिए। थीम देखो ये हाईलाइट करती है कि देखो जनता को ना सिर्फ अच्छा खाना मिलना चाहिए, न्यूट्रिशियस खाना मिलना चाहिए, बल्कि सस्ता खाना भी मिलना चाहिए ताकि वो इसे कंज्यूम कर सकें। फिर आर्टिकल में ये बोला जाता है ये सब लोग जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इनके साथ भारत सरकार कोलैबोरेट कर रही है इस थीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए और भारत से भुखमरी और मालन्यूट्रिशन की समस्या को खत्म करने के लिए। लेकिन देखो आज भी दुखद बात यह है कि 733, ये यूज कर सकते हो, 733 मिलियन लोग ऐसे हैं वर्ल्ड में जो आज भी भूखे सो जाते हैं।
जब देश आज़ाद हुआ था ना, हमारे देश में सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी। फिर हमारे देश में हम लेके आए ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने एमएसपी हमने लेकर आए हम, और इसके अलावा अच्छे बीज किसानों को दिए, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हुआ, किसानों को लोन दिए गए। उसका नतीजा ये निकला कि हम फूड ग्रेन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो गए। इसके साथ साथ हम न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए वाइट रेवोल्यूशन लेके आए मिल्क में, और ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए फिशरीज़ में, ताकि जनता को न्यूट्रिशियस खाना भी मिले। सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट होना काफ़ी नहीं था, न्यूट्रिशन प्रोड्यूस करने के लिए हम मिल्क रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन और ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। बट देखो, एक चिंता की बात जानते हो क्या है? आज भी, जैसा पिछले आर्टिकल में मैंने आपको बताया, फूड ग्रेन्स के मामले में तो हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, बट आज भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मामले में हम काफ़ी पीछे हैं। आज भी सिचुएशन ये है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत 800 मिलियन लोगों को फ़ायदा मिल रहा है इस एक्ट का। एक तरफ देखें तो देखो अच्छी बात है, सरकार इतने लोगों की हेल्प कर रही है। दूसरी तरफ देखें तो इतने सारे लोग तो देखो सरकार पे डिपेंडेंट हैं अपने फूड के लिए, तो मतलब ये तो दुख की बात है ना। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में एक स्कीम अप्रूव की। जुलाई 2024 से लेके दिसंबर 2028 के बीच में फोर्टिफाइड राइस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फोर्टिफाइड राइस मतलब ऐसा राइस जिसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो हैं वो आर्टिफिशियल ढंग से ऐड किए गए हैं। फिर इसके बाद आर्टिकल में देखो ये बोला जाता है कि हमारे देश में ना टोटल 93 मिलियन किसान हैं, और 93 मिलियन किसानों में 82% तो देखो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, मतलब उनके लैंड का साइज़ काफ़ी छोटा है। ये फार्मर्स ना काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि इतने छोटे ज़मीन पे ना खेती अच्छे से नहीं होती, मशीन्स का इस्तेमाल अच्छे से नहीं होता। और आज के समय में कई जगह पे क्रॉप पैटर्न इतना बेकार है, जहाँ पे वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स नहीं उगानी चाहिए वहाँ पे वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जिस वजह से ग्राउंड वाटर का लेवल जो है काफ़ी नीचे चला गया है। मोनोक्रॉपिंग इस्तेमाल की जा रही है, जैसे हमने पिछले आर्टिकल में डिस्कस किया, बार बार सेम फसल उगाना। केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बढ़ गया, इस वजह से सोइल की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो गई है। तो ये सब चीज़ें हो रही है ना एग्रीकल्चर में, ये सस्टेनेबल नहीं है। हम लॉन्ग टर्म तक ऐसी खेती नहीं कर सकेंगे, ये खेती तो ख़त्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी ये खेती। तो अगर देखो हमें खेती को लंबे समय तक जारी रखना है, आने वाली जनरेशन्स के लिए बचाना है ना, तो हमें वैसी ही प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे पानी का यूज़ आप अच्छे से करो। सरकार की जिम्मेदारी, सरकार और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस की जिम्मेदारी बनती है कि किसानों को ना एक तरफ लिटरेसी दी जाए, समझदारी भरे चीज़ें सिखाई जाएं, दूसरी तरफ उन्हें क्रेडिट दे, आसान लोन दे, कम इंटरेस्ट रेट पे, उन्हें टेक्नोलॉजी दे, उन्हें उनकी फसलों के उचित दाम दे। सिर्फ प्रोड्यूस करना काफ़ी नहीं है, मार्केट एक्सेस इंप्रूव होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होना चाहिए। ये सब सरकार करेगी ना, तो फिर किसान भी देखो ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करेंगे, रेन वाटर को हार्वेस्ट करेंगे, तब जाके चीज़ें बच सकेंगी। अदरवाइज तो देखो जो आज के समय में चल रहा है ना, वो सस्टेनेबल नहीं है, ये लंबे समय तक जारी नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें, बर्बाद हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो इंडिया कनाडा रिलेशन से है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 2 IR से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। देखो इंडिया कनाडा, वैसे तो देखो अगर खालिस्तान इशू को छोड़ देना, हिस्टोरिकली दोनों देशों के रिलेशंस ठीक ठाक रहे हैं। ट्रेड, एजुकेशन, इमिग्रेशन, इन सब एरियाज में दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन देखने को मिलता था। बट जो इशू है ना वो देखो खालिस्तान की वजह से है। सितंबर 2023 में क्या हुआ? सितंबर 2023 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ना कनाडा की पार्लियामेंट में एक बात बोली। उन्होंने ये कहा कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में ना इंडिया का हाथ हो सकता है। हरदीप सिंह निज्जर देखो वैसे एक कनेडियन सिटीजन थे, पर खालिस्तान के सपोर्टर थे। खालिस्तान एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है जो अलग सिख देश चाहता है। 1980s में खालिस्तान की मूवमेंट पंजाब में पीक पर थी, बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी उस समय। अब देखो ये जो मूवमेंट है ना पंजाब में एक्टिव नहीं है, लेकिन कुछ लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण फॉरेन कंट्रीज में इस खालिस्तान के इशू को ना एक्टिव रखना चाहते हैं, और उन्हीं में से एक थे हरदीप सिंह निज्जर। विदेश में रहने वाले ये खालिस्तानी सपोर्टर्स चाहते हैं कि इंडिया में इंस्टेबिलिटी रहे, इंडिया में वायलेंस रहे। लेकिन देखो अब हुआ ये, इनका किसी ने मर्डर कर दिया और कनाडा की सरकार ने आरोप लगा दिया इंडिया के ऊपर। आरोप क्यों लगाया वो पॉइंट भी साफ है, क्योंकि देखो
कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं ना ट्रूडो, इनकी लिबरल पार्टी को ना वोट चाहिए कनाडा में उन लोगों के जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। तो जानबूझ के ये इंडिया पे आरोप लगा रहे हैं ताकि इस इशू का फायदा उठा के खालिस्तान सपोर्टर्स के वोट हासिल किया जा सके कनाडा में। बट इसके लिए देखो कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं ना ट्रूडो, वो इंडिया कनाडा रिलेशंस को पूरी तरह से दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। और एक चीज जानते हो, सबसे बड़ी आयरनी बल्कि चाइना का आरोप लगता है कनाडा में इंटरफेरेंस का। उस पे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पूरी तरह से चुप हैं। चाइना की बात आए तो मुंह बंद कर लो, कान बंद कर लो, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं सुनना। जबकि इंडिया की बात आए तो चीख चीख के बोलना, वो भी झूठे आरोप लगाना ताकि सिर्फ और सिर्फ वोट हासिल किए जा सकें। अभी देखो रिलेशन से इतने ज़्यादा खराब हो चुके हैं कि इंडिया ने कनाडा में जो हाई कमिश्नर है ना संजय वर्मा, उनको वापस बुला लिया क्योंकि कनाडा ने आरोप लगाया था कि निज्जर के हत्या में ना इंडिया के जो हाई कमिश्नर हैं संजय वर्मा ये भी शामिल थे। तो इंडिया ने कहा कि हमें भरोसा नहीं है कनाडा पे कि वो डिप्लोमेट्स को प्रोटेक्ट करेगा, तो हम हमारे हाई कमिश्नर को कनाडा से वापस भारत में बुला रहे हैं। और बदले में देखो इंडिया ने कनाडा के कुछ डिप्लोमेट्स जो इंडिया में काम कर रहे थे ना, उनको भी भारत से जाने के लिए बोल दिया कि आप 19 अक्टूबर से पहले भाई चले जाओ, हमें नहीं जरूरत आपकी है। तो मतलब रिलेशन देखो बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। कनाडा कहता है कि वो इंडिया की सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करता है, बट कनाडा साथ ही साथ ये कहता है कि इंडिया कनाडा की सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट भी करे। ये जो मुद्दा है ना, ये देखो वेस्ट डबल स्टैंडर्ड्स का मुद्दा है। जब वेस्टर्न कंट्रीज को थ्रेट महसूस होता है ना, तो वो सब कुछ भूल जाते हैं, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच भूल जाते हैं, वो किसी देश के ऊपर अटैक कर देते हैं। यूएस ने अटैक कर दिया किसके ऊपर? अफगानिस्तान के ऊपर, इराक के ऊपर, लीबिया के ऊपर। फिर कोई मुद्दा नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। बस हमारी सिक्योरिटी के लिए ये पर्सन, ये देश थ्रेट है तो हम तबाह कर देंगे। जब भैया हमारी सिक्योरिटी के लिए कोई पर्सन थ्रेट है और हमने उसको मारा भी नहीं, तो आप चीख चीख के बोलोगे हाँ हमारी सोवरेनिटी है, इंडिया हमारे देश में कैसे इंटरफेरेंस कर सकता है। तो ये देखो वेस्ट की हिपोक्रेसी का मुद्दा है, डबल स्टैंडर्ड्स का मुद्दा है। इंडिया को देखो ये चाहिए कि इंडिया अपने ना वेस्टर्न जो एलाइज है ना, जैसे यूएसए इंडिया का एलाय है, फ्रांस इंडिया का एलाय है, इंडिया को अपने वेस्टर्न एलाइज से बात करनी चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि भाई ये कनाडा को समझाओ, क्या ये बेसलेस निराधार आरोप लगा रहा है, इसको बंद करवाओ यार, ये उछल रहा है बहुत ज़्यादा। तो अपने वेस्टर्न एलाइज का इंडिया को यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज देखो ये जो मुद्दा है ना एम्बेरेसिंग है, मतलब ना सिर्फ इंडिया के लिए एम्बेरेसिंग है, ना सिर्फ कनाडा के लिए भी एम्बेरेसिंग है, और सिर्फ ट्रूडो की वजह से ये बार बार सुर्खियों में आ जाता है। मैच्योर ढंग से बिहेव करना चाहिए ट्रूडो को। ये पूरा आर्टिकल है। अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, 3 साइंटिस्ट को मिला है, एसिमोग्लू, जॉनसन और रॉबिन्सन। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ये बताया था क्यों कुछ देश प्रोस्पर होते हैं, कुछ देश गरीबी का शिकार हो जाते हैं। इन्होंने बोला था इंस्टीट्यूशंस इसके लिए जिम्मेदार हैं। जिन देशों में इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मतलब रूल ऑफ लॉ है, डेमोक्रेसी है, वहां पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ आती है, प्रोस्पेरिटी। और जहां पे एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मतलब जहां पे रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया जाता, वहां पे इंसेंटिव नहीं होता जनता के पास, वहां पे इनोवेशन नहीं आती, वहां पे वो देश पिछड़ जाते हैं। उन्होंने कॉलोनिज्म का एग्जांपल दिया था, जैसे इंडिया में एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस थे, इंडिया में ग्रोथ नहीं आई, प्रोस्पेरिटी नहीं आई, जबकि यूएसए में इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस थे, वहां पे ग्रोथ आई। तो ये सारे एग्जांपल्स उन्होंने दिए। और क्यों जो ये कॉलोनियल पावर्स थी, कहीं पर इन्होंने इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस बनाए, कहीं पे एक्सट्रैक्टिव। ये देखते थे कि हमारे किसी जगह पे मरने के चांसेस कितने हैं। अगर जहां पे इनके मरने के चांसेस होते थे ना, वहां पे ये एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस बनाते थे, जनता को राइट्स नहीं देते थे। और जहां पे इनके मरने के चांस नहीं होते थे, वहां पे ये फिर इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस बनाते थे। समझ गए? लेकिन एक क्रिटिसिज्म भी होता है इस पूरी थ्योरी का, चाइना की ग्रोथ ज्यादा है, बट चाइना में एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं। फिर एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था यील्ड से संबंधित, कि हम एग्रीकल्चर में सिर्फ यील्ड देखते हैं और इससे बहुत नुकसान हो रहा है एग्रीकल्चर को। जो फसल हम कंज्यूम करते हैं, खाना हम खाते हैं, उसमें न्यूट्रिशन की कमी होती है। 1970 से लेकर अभी तक जो राइस एंड व्हीट पैदा होता है, उसमें न्यूट्रिशन काफ़ी कम हो गया है। और किसानों को भी यील्ड से फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल पहले के अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। वैरायटीज़ लुप्त हो रही हैं राइस की, बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। और तो राइटर सजेशन भी देते हैं, राइटर 5 सजेशन देते हैं। जैसे सबसे पहले आप ये देखो
फसल में न्यूट्रिशन कितना है, फिर आप ये देखो पानी का यूज कितना अच्छे ढंग से हो रहा है, फिर आप ये देखो पूरे लैंडस्केप में डाइवर्सिटी कैसी है। ये सारी चीजें आप देखो। एग्जाम्पल भी देते हैं, सागू बागू पायलट प्रोजेक्ट तेलंगाना में काफी अच्छा चल रहा है। तो ये हमने आज डिस्कस की, 2 ही आर्टिकल हैं आज जिनमें पॉइंट अच्छे यूज हुए। बाकी 2 आर्टिकल में थोड़ा ओवरऑल डिस्कस हुआ, पॉइंट एक कहानी के तौर पे ज्यादा थे। ये क्वेश्चंस आपको आज अटेम्प्ट करने हैं, 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, दोनों 250 वर्ड्स में, दोनों 15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही है, कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।